सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। माय नेम इज़ गौरव। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओपी की, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये वीडियो मेरा बनाने का इसलिए पर्पस है क्योंकि आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, उस क्वेश्चन का आंसर बता दो, कितने वर्ड की एसओपी बनाए, कितनी लेंथ होनी चाहिए एसओपी की। तो भाई बहुत आप लोगों के डाउट्स थे, तो सारे डाउट्स आई होप इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो आपको पता है इंस्टा पे अपने डीएम करना है, ठीक है। एसओपी आप लोगों को पता ही होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हम किसी भी कंट्री अपना कोई भी वीज़ा अप्लाई करें, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे विजिटर वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, हमारे को एसओपी अटैच करनी पड़ती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप क्लियरली स्टेट करते हो कि आपकी क्या बैकग्राउंड है, क्या आपकी प्रोफाइल है, क्या आपका एकेडमिक्स है, अगर आपने कोई जॉब किया हुआ है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्लस आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह, प्लस आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन के बारे में, प्लस वाई दिस कंट्री, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, या वाई दिस कोर्स, वाई नॉट एनी अदर कोर्स। तो इन सब क्वेश्चंस के आप आंसर करते हो, ठीक है। तो एसओपी आपने रखें एकदम शॉर्ट सिंपल, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो मैंने कनाडा में भी अपनी एसओपी बनाई थी खुद ही, बहुत लंबी थी, 5-6 पेज की थी। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया तो ऑस्ट्रेलिया में रूल आ गया था कि 300 वर्ड्स की एसओपी चाहिए, तो वो एसओपी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। अब जब न्यूजीलैंड अप्लाई किया तो सारी एसओपीज़ को मर्ज करके फिर एक एसओपी बनाई, जो कि बनी थी मेरी 2 पेज की, तो ऑलमोस्ट 1700 वर्ड्स की बनी मेरी एसओपी। तो एसओपी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। टू द पॉइंट कैसे आंसर स्टार्ट करना है, कैसे आंसर एंड करना है, ताकि सामने वाले पढ़ने को भी मज़ा आए, जो पढ़ रहा है ऑफकोर्स इमिग्रेशन ऑफिसर, तो उसको समझ में आ जाए। कोई हमने भारी वोकैब या वर्ड वगैरह कुछ नहीं यूज़ करने, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल लैंग्वेज, एकदम लेमन टर्म्स में सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो लेके चलता हूँ मैं आपको, नहीं लेके नहीं चलता, साथ साथ बताता रहूँगा वो क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप इंस्टा पे मेरे को बता देना, मैं आपको जो मेरी एसओपी में जो उसका आंसर था क्वेश्चन का, मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन होता है हमारा इंट्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें आप अपनी डिटेल देते हो, अपना नाम वगैरह, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पासपोर्ट नंबर, अगर पासपोर्ट इशू एक्सपायरी आपने मेंशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका पासपोर्ट की डिटेल, ठीक है। आप अपना बर्थ प्लेस मेंशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है। अगेन हमने ज़्यादा लेंथी नहीं रखना, हमने शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट रखना है, ठीक है। इसी के साथ कंटिन्यूशन में हमारा सेकंड पैराग्राफ रहेगा, जिसमें आपने डिफाइन करना है कि आपने क्या प्रोग्राम चूज़ किया है, कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी है, और आप क्या, आपका एम है, क्या आप बनना चाहते हो, ठीक है ना, इसलिए आपने वो प्रोग्राम यूज़ किया। हमने ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं इसमें डालना, ठीक है। ये बस एक इंट्रो टाइप है, तो इसमें हमारा सिर्फ 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। क्या कोर्स है हमारा, कौन सा कॉलेज है, क्या उसका कैंपस है, और ये जो प्रोग्राम है उससे आपके क्या स्किल डेवलप करोगे, और क्या आप बनोगे कल को, क्या आपका एम है, ठीक है ना। बस ज़्यादा हमने इस क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट आता है एकेडमिक हिस्ट्री, जिसमें आप 10th ऑनवर्ड अपनी सारी डिटेल्स शेयर करते हो। जैसे आपने 10th करी, कौन से बोर्ड से करी, कितने परसेंटेज से करी, ठीक है। सेम 12th के लिए 12th बोर्ड परसेंटेज, सेम बैचलर्स के लिए, बैचलर्स के बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो कंपनी नेम, और क्या आपके जॉब रोल्स से, क्या आपकी जॉब ड्यूटीज़ थी वहाँ पे, वो सब आप डिफाइन करोगे। आपकी सैलरी वगैरह ये सब, अगर आप सैलरी करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। बट वर्क एक्सपीरियंस आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, कब आपने जॉब स्टार्ट करी, कितनी जॉब स्विच करी, वो सब भी। अगर नहीं जॉब स्विच करी, कंटिन्यू चल रहे हो, तो फिर टिल डेट आप लिख सकते हो, फ्रॉम दिस टू टिल डेट, या फ्रॉम दिस टू दिस, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा हो गया। एकेडमिक हिस्ट्री में आपने ये भी मेंशन करना है, अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल है तो, जैसे मेरे कनाडा के रिफ्यूज़ल थे तो मैंने एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर ही अपना वो भी शो कर दिया था कि भाई मेरा कनाडा से ये रिफ्यूज़ल था, इस डेट को मेरा रिफ्यूज़ल आया था। और ज़्यादा डिटेल में नहीं डालना कि मैंने पहले ये कॉलेज चूज़ किया, इस डेट को अप्लाई किया, फिर इस डेट को रिफ्यूज़ल आया, नहीं, मैंने पहले कनाडा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन का ये रीज़न था। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, बट ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा अगेन रिफ्यूज़ल आ गया। फिर थर्ड टाइम मेरे को मेरे पेरेंट्स वगैरह ने मोटिवेट किया, और सिंपल ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जो चीज़ जेन्युइन हो वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को न्यूजीलैंड जाना चाहिए। फिर मैंने और ज़्यादा रिसर्च करी, मैंने कहीं कंसल्टेंट से मैं मिला, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई आप ऐसे इस कॉलेज में यहाँ पे जाके कर सकते हैं अप्लाई। फिर मैंने भी खुद की रिसर्च करी, फिर मैंने फाइनली अपना ये कॉलेज डिसाइड किया, और फिर मैंने अपना प्रोसीड किया प्रोसेस, ठीक है। ऐसे आप इसको डिफाइन करोगे। उसके बाद जो आप प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो, वो प्रोग्राम आप क्यों चूज़ कर रहे हो, ठीक है। पहले आपको इसीलिए बोलते हैं कि प्रोग्राम जो आप चूज़ करो ना, वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए। जो आपने
ट्वेल्थ में पढ़ा है, अगर ट्वेल्थ कॉमर्स से करिए तो फिर आगे बैचलर्स भी कॉमर्स से ही करो, ठीक है ना। अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हो यहाँ पे, तो अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो जिसमें ग्रेजुएशन करिए सेम फील्ड में आप आगे वो भी करो, अपनी मास्टर्स भी करो, ठीक है। अगर फील्ड चेंज करोगे तो देखो आपको डिफाइन करने में पहली बात थोड़ी दिक्कत आएगी फिर, ठीक है, कैसे आप उसको रिलेट करोगे। और उससे भी बड़ी बात, कल को जब आपका इंटरव्यू आएगा तो उस टाइम पे भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्यों अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो, ठीक है। मेरी ये एडवाइस है कि जब आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप आते हो तो पहला ट्राई मारो कि जो आप पहले पढ़ाई कर चुके हो सेम वही आप आगे कोर्स लेके आओ, ठीक है ना। अगर फिर भी सपोज आप यहाँ पे आने के बाद कोई डिफिकल्टी फेस करते हो तो यहाँ पे आने के बाद आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो। ऑल दो आपको फिर से अपना VOC वगैरह डाल के कॉलेज चेंज करना पड़ेगा, कोर्स चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन SOP बनानी पड़ेगी, बट वो समहाउ मैनेजेबल है। बट अगर आप इंडिया में ही आप अगर ऐसा काम कर दोगे कि भाई आप फील्ड ही चेंज कर दोगे अपनी, तो उस लेवल पे डिफ़ाइन करना और वीज़ा लेना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हो उसकी आप दिखाओ कैसे वो रिलेटेड है, क्या आपने पहले पढ़ा है, क्या आप आगे पढ़ोगे, और उसके बाद क्या आप स्किल डेवलप करोगे प्रोग्राम करने के बाद, और क्या इसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आप प्रोग्राम को भी पूरा डिफाइन करोगे कि कितने साल का प्रोग्राम है, कितने इसमें क्रेडिट स्कोर्स हैं, और कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से अदर सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। और रिसर्च बेस्ड अगर कोई प्रोग्राम है तो मेरा सेकंड ईयर कम्प्लीटली रिसर्च में जाएगा। जो भी आपका है आप उस अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा, मैंने आपको बता दिया कोर्स का सिलेक्शन कि वाई दिस कोर्स, ठीक है। अगर आप कैंपस भी इसमें डिफाइन करना चाहते हो कि क्या कैंपस है, तो कैंपस के बारे में भी आप थोड़ा बता सकते हो कि भाई इस कॉलेज के इतने इतने कैंपस हैं, जिसमें से मैंने ये कैंपस चूज़ किया है। अगर वो कैंपस सिटी का है तो फिर सिटी के बारे में थोड़ा बता दो कि मतलब वो सिटी में है तो मुझे अच्छा ऐसे एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगर आप शांत स्वभाव के हो, अगर आप आउटडेटेड एरिया में जा रहे हो तो फिर वो आप बोल दो कि भाई मैंने इस करके इसका कैंपस थोड़ा रीजनल एरिया में चूज़ किया है। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप देखो आपने क्या रीज़न मेंशन करना है। और अगेन फिर कॉलेज के बारे में भी आप थोड़ा बताओगे कि मैंने ये पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी है, उसकी आप NZQA की कैटेगरी बता सकते हो, कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और क्या उसका प्लेसमेंट रेशियो है, क्या उसमें मॉड्यूल्स हैं, आप सब चीज़ें डिफाइन कर सकते हो कि घूम फिरा के मैंने ये सब इसके प्लस पॉइंट्स थे इसलिए मैंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ करी है। इसमें आप फीस को भी ले सकते हो कि इस कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम थी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। आप अदर कॉलेजेस को भी कंपेयर कर सकते हो, अदर कॉलेजेस के भी नेम इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाई नॉट इंडिया, कि अगर आप इंडिया में आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते। तो हर किसी का अपना रीज़न होता है, किसी को इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, किसी को घर वालों से छुट्टी चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी आपका रीज़न है प्रैक्टिकली जो पॉसिबल रीज़न हो वो आप अपना रीज़न डिफाइन करो कि आपको क्यों बाहर जाके पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया में भी अच्छी पढ़ाई होती है, नो डाउट, ठीक है। फिर भी आप अपना हट के कुछ रीज़न दो आप कि आप क्यों बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल कैपेसिटी। ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी न्यूजीलैंड में बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं कि भाई जो बच्चा पढ़ने आ रहा है इसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि कल कोई अपना खाना पीना उठना बैठना प्लस कॉलेज की फ़ीस वगैरह सब कुछ मैनेज कर पाए, ठीक है। बहुत लोगों का डाउट था फंड्स कैलकुलेशन को, ठीक है ना। तो फंड्स कैलकुलेशन भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। आप फंड्स कैसे कैलकुलेट करते हो, जितने साल की आपकी स्टडी है, सपोज आपकी 2 साल की स्टडी है तो 2 साल की जो आपकी फ़ीस होगी उसका टोटल प्लस 2 साल का लिविंग कॉस्ट का टोटल, ठीक है। 1 साल का लिविंग कॉस्ट $20,000 है एज ऑफ नाउ, $20,000 NZD, ठीक है ना। तो 2 साल का $40,000 प्लस अगर आपकी फ़ीस भी सपोज 20-20 हज़ार है तो $40,000 आपकी फ़ीस, तो 40 प्लस 40 80,000 प्लस आपके आने जाने की टिकट। तो आने जाने की टिकट अगर हम 2,500 भी लेते हैं तो भी 5,000, तो टोटल $85,000 हो गए, ठीक है। तो 85,000 NZD हो गए आपके पास, न्यूजीलैंड डॉलर्स। अब आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिया में उसकी क्या वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू NZD, ठीक है। ट्राई करो कि अगर 85,000 की आपकी कैलकुलेशन आई है तो कम से कम आपके पास $90,000 के फंड्स होने चाहिए इंडिया में, ताकि उनको दिखे कि भाई इसके पास एक्सेस है, कम नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपको वो भी आप इसमें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, मदर स्पॉन्सर कर रहे हैं, दोनों स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी मेंशन कर सकते हो। कितने की उनकी ITR वगैरह जाती है, क्या बिजनेस है, वो भी आप अगर मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बट बेसिकली अपने मेन फोकस किस पे करना है कि फंड्स पे, कि मेरा 2 साल की स्टडी है, मेरी 3 साल की स्टडी है तो मेरा इतना खर्चा आएगा, बट हमारे पास इतने फंड्स पड़े हैं एज़ कम्पेयर टू जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैमिली सर्कमस्टांसेस, जिसमें आप डिफाइन करते हो कि आपके पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं। अगर आपको पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन वगैरह आप बता सकते हो। आपके सिबलिंग्स हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो।
बस आपके सिबलिंग्स वगैरह क्या जॉब वगैरह करते हैं, किस कंपनी में करते हैं, वो भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। ज़्यादा हमने इन डिटेल नहीं जाना, सैलरी बस अपने सिस्टर ब्रदर के बारे में बस, ठीक है ना। अब मैंने अपनी एसओपी में सिर्फ डाले थे इतने से क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें ये भी क्वेश्चन डाल सकते हो, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री, ठीक है। कई लोग डालते हैं क्वेश्चन, अगेन आप भी डाल सकते हो। अगेन ज़्यादा हमने बड़ा इसको लेंथी नहीं करना। डालना चाहते हो डाल सकते हो, दो पैराग्राफ रखो, 3-3 4-4 लाइंस के, ठीक है, दैट्स इट। ज़्यादा हमने इसको लेंथी नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको दिया मैंने एक एसओपी का ओवरव्यू। ये मेरी एसओपी थी जो मैंने फाइनली जब मैं न्यूजीलैंड अप्लाई किया था तो मैंने फिर ये एसओपी खुद ही बनाई थी। फिर मैंने आगे 1-2 लोगों और चेक भी कराई थी कि भाई एसओपी देख लो कुछ ठीक है, कुछ चेंजेस करने हैं तो बता दो। क्योंकि मैं इस टाइम अपनी एसओपी बिल्कुल शॉर्ट सिंपल रखना चाहता था। मैंने कोई भारी वो कैब वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया, कोई फ्रेज कुछ भी नहीं, सिंपल टू द पॉइंट जो चीज़ है एंड स्टार्टिंग टू एंडिंग जो था टू द पॉइंट, वही मैंने एकदम लेमैन टर्म्स में डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर आपको एसओपी में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को बता देना। मैं एसओपी तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ जब का पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके या मैं आपको टाइप करके आंसर मैं आपको वो भेज दूंगा कि कैसे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कई एसओपीज़ के सैंपल पड़े हैं, मैं भी एक टाइम पे बनाता होता था। अगर आप पेरेंट्स का अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, विजिटर वीज़ा, ठीक है ना, तो उसके लिए अगर आपको एसओपी चाहिए तो उसके लिए भी बता देना, वो भी मेरे पास है, मैं वो भी आपके साथ आंसर शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए तो स्टूडेंट वीज़ा की भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर वर्क वीज़ा में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी बता देना, मैं उसके लिए भी शेयर कर दूंगा, नो वरीज, ठीक है। इसी के साथ अपना एसओपी वाला व्लॉग करते हैं हम ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे एसओपी बनानी है। फिर भी डाउट है तो अगेन इंस्टाग्राम एंड कमेंट्स, ठीक है। डू फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो।